अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस के लेक्चर 4 को। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रियल लाइफ एप्लीकेबल टॉपिक है, डेटा विजुअलाइजेशन। इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस दोनों का ये मेन फाउंडेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन। जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं ना, तो हम बस नंबर्स नहीं देखते, बल्कि हम पूरी एक स्टोरी देखते हैं जो वो नंबर्स कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास सिर्फ एक्सेल शीट में सेल्स नंबर्स लिखे हों, तो वो बस बोरिंग से नंबर हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है इन नंबर से। लेकिन जैसे ही आप उन नंबर्स को एक चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सडनली आपको नज़र आता है कि किस मंथ में सेल ज़्यादा हुई, किस मंथ में कम हुई और कौन सा ट्रेंड जो है ना फॉलो हो रहा है। सो बेसिकली ये है डेटा विजुअलाइजेशन। सही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ साथ कवर करें, लॉन्ग को भी, शॉर्ट को भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन इन मशीन लर्निंग इन डेटा साइंस, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट एंड विच टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर इट। साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन डेटा एनालिसिस। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब डेटा को ग्राफ, चार्ट्स और मैप्स की फॉर्म में शो करना, ताकि हम उसमें से डिफरेंट ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को अच्छे से समझ सकें। सही है। यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन जो है ना, इसका सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो एक विजुअल फॉर्म में डेटा को दिखाना, ग्राफ्स और चार्ट्स की हेल्प से उनको रिप्रेजेंट करना। हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक डेटा स्टोरी हम क्रिएट करते हैं ताकि एक नज़र में हम समझ सकें। रैंडम डेटा को तो अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है ना। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई डेटा है, एक साइड पे उसमें मंथ लिखे हुए हैं, साथ ही सेल्स लिखी हुई हैं। मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और साथ में उनकी सेल्स मेंशन है। तो अगर आप ये नंबर्स टेबल में देखेंगे तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बार चार्ट बना लेंगे ना, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि अप्रैल में ज़्यादा सेल्स हुई हैं या मार्च में। सो बेसिकली आपकी ना एकदम से एक स्टोरी बन जाती है डेटा विजुअलाइजेशन के ज़रिए। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि डेटा को अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल बनाता है। वो कैसे? सिर्फ नंबर्स देखने से बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब उनको ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में दिखाया जाता है ना, हम जब उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो एकदम से चीज़ें क्लियर होती हैं। सपोज अगर एक टीचर के पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ग्राफ बना के वो इजीली देख सकते हैं कि किस रेंज के स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादा हैं और किस रेंज के कम। यानी कि बिलो एवरेज कितने हैं, बिलो अबव एवरेज कितने हैं। सही है। देन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। जो है ना, जब किसी बिजनेस को ये समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट हर मंथ बेस्ट परफॉर्म करता है, तो बार चार्ट या फिर लाइन ग्राफ बनाकर वो ट्रेंड को इजीली देख सकते हैं। सपोज कहते हैं कि जैसे एक बिजनेस चाह रहा है कि वो देखे कि दिसंबर में सेल्स जो है वो पीक होती हैं। ये एक ट्रेंड है जो सिर्फ विजुअलाइजेशन से इजीली समझ में आ सकता है। देन डिसीजन मेकिंग में डेटा विजुअलाइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो इस तरह से कि मैनेजर्स, टीचर्स, रिसर्चर्स सबको अपने डिसीजंस के लिए डेटा चाहिए होता है। लेकिन अगर डेटा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में हो तो डिसीजंस और फास्ट और एक्यूरेट बनते हैं। जिससे अगर बार चार्ट से जो है ना आसानी से पता चल जाता है कि प्रोडक्ट बी सबसे ज़्यादा जो है वो सेल हो रहा है या प्रोडक्ट ए सेल हो रहा है, तो कंपनी फिर उसी पे फोकस करती है। उसके अलावा प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स को पावरफुल बनाता है। वो ऐसे कि व्यूज़ की वजह से रिपोर्ट्स जो है ना रीडेबल नहीं होती। मतलब इस तरह से ये है कि एकदम से आपको रीड नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा कोई डेटा, बल्कि वो इम्पैक्टफुल हो जाता है। आप ना उसको फिर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एकदम से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे अगर आप एक बार चार्ट देखें तो मंथली सेल्स का, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये पिक्चर भी इसके साथ में है बार चार्ट की। अगर आप बार चार्ट को देखें तो एकदम से ना आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक नज़र में सबको समझ आ जाता है कि किस मंथ में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो टॉप किया। ओके। टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन है। सबसे पहले हमारे पास मेंशन है केपीआईज। केपीआईज क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।
ये एक सिंगल न्यूमेरिक मैट्रिक होता है जो परफॉर्मेंस बताता है। जैसे स्क्रीन पे लिखा हो 180%, यहाँ पे जैसे लिखा है ना 180% या 120%, तो इसका मतलब है ग्रोथ हुई है। ओके, स्कूल के लिए केपीआई हो सकता है पासिंग परसेंटेज 92%, बिजनेस के लिए सेल्स ग्रोथ इक्वल्स टू हम कह दें 15%। ये एक समरी नंबर होता है जो क्विकली परफॉर्मेंस बता देता है। फिर अब आती है बात टेबल्स की। टेबल एक सिंपल विजुअलाइजेशन है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। जब आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए होती है ना, तब टेबल बेस्ट है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि टेबल से पैटर्न्स को समझना मुश्किल होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स मेंशन है ना, तो यहाँ एग्जैक्ट नंबर्स मिल रहे हैं लेकिन विजुअल इम्पैक्ट कम है। फिर आती है बात बार चार्ट की। बार चार्ट कैटेगरीज के कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। वर्टिकल बार्स हर कैटेगरी की वैल्यू दिखाती हैं। जैसे आप चाहें तो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स कंपेयर करें, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर। एक नज़र में आपको ना पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं और किस में कम। और फिर हॉरिजॉन्टल बार जो है ना, लाइक उस कैटेगरी को यूज़ करना चाहिए जब कोई लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो। सही है। लाइन चार्ट टाइम के साथ डेटा चेंज दिखाता है, यानी कि ट्रेंड्स। मंथली विजिटर्स ऑन अ वेबसाइट, लाइन चार्ट से पता चलेगा कि कब ट्रैफिक ज़्यादा थी और कब कम। जैसे आप वाईटी यूट्यूब एनालिटिक्स में जाएं, वहाँ पे देखें कि व्यूज़ कब ज़्यादा आ रहे हैं, कब कम आ रहे हैं। ओके, इसमें एक और चीज़ होती है। अगर आप मल्टीपल लाइंस ऐड करें ना, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स परफॉर्मेंस, तो कंपैरिजन क्लियर हो जाता है। ओके, अगर आप स्कूल का कुछ कंपेयर कर रहे हैं बच्चों का। फिर है डोनेट चार्ट्स। ये डोनेट चार्ट्स क्या हैं? ये तो बड़े इंटरेस्टिंग है। इनको पाई चार्ट भी कहा जाता है। डोनेट चार्ट जो है ना, एक टोटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाता है। जैसे स्कूल के एक्सपेंसेस, टीचर सैलरी 40% कह दें, इंफ्रास्ट्रक्चर 30%, बुक्स 20%, इवेंट्स 10%। इसमें परसेंटेज की फॉर्म में जो है ना, छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड किया हुआ होता है चीज़ों को, ताकि एकदम से समझ आ सके। ये इंस्टेंटली दिखाता है कि सबसे ज़्यादा बजट जो है वो किस चीज़ पे जा रहा है। देन आते हैं हमारे पास ट्री मैप्स। ये एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हर बॉक्स एक कैटेगरी का डेटा दिखाता है और उसके साइज उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कंपनी के डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंसेस, एचआर का बॉक्स जो है वो छोटा हो सकता है, मार्केटिंग का बड़ा। ट्री मैप्स जो है ना, हायरार्किकल डेटा के लिए बेस्ट होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास बुलेट चार्ट्स। अब ये कौन से? बुलेट चार्ट एक केपीआई और टारगेट दोनों को दिखाता है। एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और एक लाइन टारगेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे टारगेट सेल्स इक्वल्स टू 100K और एक्चुअल सेल्स इक्वल्स टू 85K। तो बुलेट चार्ट से एकदम से पता चल जाता है कि गैप कितना रह गया। देन स्कैटर प्लॉट या आपने जो है ना 9th-10th में भी पढ़ा होगा। स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल्स के बीच में ना रिलेशन दिखाता है। जैसे कि हम कह दें स्टडी आवर्स वर्सेस एग्जाम मार्क्स। जितना ज़्यादा स्टडी आवर्स होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स। लेकिन कुछ की पॉइंट्स जो है ना, लाइक फार वे होंगे, जैसे कि जिनको कहा जाता है आउटलायर्स। यानी ये आउटलायर्स वो होते हैं, लाइक वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की पर मार्क्स कम आ गए, विच मीन्स कि कुछ और फैक्टर इन्वॉल्व है। ओके, देन है जी जियो मैप्स। जियो मैप डेटा को लोकेशन बेस्ड शो करता है। जैसे पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में इंटरनेट यूजेज का डेटा मैप में डार्क कलर ज़्यादा यूजेज दिखाता है, लाइट कलर कम। और रियल लाइफ यूज अगर हम इसका देखें तो इलेक्शन के रिजल्ट्स, कोविड स्प्रेड मैप्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 10th वन है रेडिकल चार्ट। अब ये कौन से चार्ट हैं? रेडिकल चार्ट एक सर्कुलर ग्राफ होता है जहां मल्टीपल पैरामीटर्स एक साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें स्टूडेंट की स्किल्स की, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, सब एक ही चार्ट में दिखाई देते हैं। इससे ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इजीली जो है वो विजिबल होती हैं। कोई और भी आप एग्जाम्पल्स को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन है, which tools and programming languages are commonly used for creating data visualization? अच्छा जी, फर्स्ट वन इज एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मेनली डेटाबेसेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है। विजुअलाइजेशन तब बनती है जब एसक्यूएल से डेटा निकालकर
पाइथन, पावर बीआई, एक्सेल या फिर इसमें इन चीज़ों में हम ना लोड करते हैं। जैसे कि और अगर हम बात करें सेलेक्ट मंथ, सम सेल्स, फ्रॉम सेल्स टेबल, ग्रुप बाय मंथ, इस तरह से पाइथन की। पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है विजुअलाइजेशन के लिए। इसके अंदर स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी सिंपल और डिटेल ग्राफ्स के लिए, सीबॉर्न है ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स के लिए होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम से डेटा क्लियरली समझ में आ जाता है इसके थ्रू। ओके, अब उसके अलावा आर लैंग्वेज है। आर जो है ना मेनली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है। इस लाइब्रेरी में होते हैं जीजी प्लॉट टू, जो हाई क्वालिटी प्लॉट्स क्रिएट करती है। अगर आपको कम्प्लेक्स डेटा के रिलेशनशिप्स और स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स दिखाने ना, तो उसके लिए आर बेस्ट है। सही है। उसके अलावा कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे एक्सेल है बेसिक चार्ट्स और क्विक विजुअलाइजेशन के लिए। उसके अलावा कुछ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स पावर बीआई में होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, प्रेजेंटेशन रेडी जो है व्हील्स भी होते हैं। सही है। और गूगल डेटा स्टूडियो भी है, फ्री ऑनलाइन डैशबोर्ड्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है ना, बहुत सारे बिजनेसेस इनको यूज़ करते हैं। सो अब हम आते हैं चूजिंग द राइट टूल। कैसे पता चले कि हमने कौन सा टूल जो है वो चूज करना है? तीन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। डेटा किस टाइप का है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। अगर तो टाइम सीरीज डेटा है तो लाइन चार्ट बेस्ट है। अगर कैटेगोरिकल है तो बार, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हिस्टोग्राम। पर्पस फिर हमने देखना है कंपैरिजन, ट्रेंड, रिलेशनशिप या कंपोजिशन दिखानी है। और स्किल लेवल, बिगनर हो तो एक्सेल सही है, या फिर पावर बीआई, और प्रोग्रामर हो तो पाइथन या आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक डेटा साइंटिस्ट जो है ना कम्प्लेक्स ट्रेंड के लिए पाइथन यूज़ कर रहा है, लेकिन एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करने के लिए सिंपली जो है वो एक्सेल चार्ट भी बना सकता है। ओके, और उसके अलावा जो है वो आपने क्या करना होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा कलर कम्बिनेशन नहीं करना होता, कोई लिमिटेड कलर्स यूज़ करें ताकि क्लैरिटी हो। ठीक है। 3D चार्ट्स को ना अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना, बहुत ही आपने ना जितना सिंपल रखना है ताकि आसानी से समझ आ सके। और की वैल्यूज़ को आपने हाईलाइट करना होता है। और आपने एक चीज़ का ख्याल भी रखना होता है कि चार्ट टाइप जो है ना वो आपके डेटा टाइप से मैच करे, ये ना हो कि दोनों में बिल्कुल ही कुछ तो समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। ओके, ऑलराइट, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है explain how Python can be used for data visualization. Write a Python program to perform simple linear regression on a data set of study hours and marks. Explain how the graph is plotted using matplotlib. अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पांच का तो नहीं, चलिए हम खुद से कह देते हैं कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, जिसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली कि उन्होंने कितने घंटे जो है ना स्टडी की, सही है, और उसके अलावा दूसरी कि उनके कितने मार्क्स आए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और कितने घंटे जो है वो स्टडी की, ये हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को फाइंड करना है, और इस रिलेशन को ग्राफिकली शो करना है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो है ना ड्रा करता है जो डेटा के पैटर्न को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर एक स्टूडेंट ने 1 घंटा पढ़ा तो उसके अराउंड 10 मार्क्स आए, 2 आवर्स पढ़ने वाले के 20। तो मॉडल ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये डेटा एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है। और जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो उस लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, जहाँ m स्लोप होती है यानी मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं पर आवर, और b जो है ना इंटरसेप्ट है, यानी कि जब आवर 0 हो तब अप्रोक्सीमेट जो है वो मार्क्स कितने मिलेंगे। इसके मैं आपको एक पहले रियल लाइफ एग्जांपल भी देती हूँ, फिर हम जो है ना कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे एक टीचर एनालाइज करना चाहे कि स्टूडेंट के मार्क्स उनके स्टडी आवर्स के हिसाब से बढ़े हैं या नहीं, तो वो ये डेटा प्लॉट कर सकते हैं और इससे जो है ना इजीली रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर लाइन स्ट्रेट और पॉजिटिव स्लोप वाली निकल रही है तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेगा उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतने ही मार्क्स आएंगे। यही हम जो है ना इस एग्जाम्पल में करने वाले।
ओके, सो हम कोड को समझते हैं अपने। सबसे पहले है हैश import numpy library and give it a short name np hash. We use numpy to create and manage arrays table of numbers and import numpy as np. अच्छा, जहां जहां आपको हैश का साइन दिखेगा आपने समझ जाना है फौरन कि ये एक पाइथन का कमेंट है। पाइथन में कमेंट को ऐड करने के लिए हैश का साइन यूज होता है। और कमेंट्स क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो। अभी अगर मैं ना भी बोलूं तो आप कोड को रीड करके आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या बात हो रही है, क्या इस कोड का पर्पस है। ओके, सो हमने सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। numpy न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, अरेज बनाने के लिए और मैथ ऑपरेशंस इजी करती है ये। मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट प्लॉटिंग के लिए होती है, ग्राफ्स ड्रा करने के लिए जो है ना ये बेस्ट है। और लीनियर रिग्रेशन के लिए जो है वो लाइब्रेरी होती है बेस्ट sklearn। ये हमारे मेन मशीन लर्निंग मॉडल है जो बेस्ट फिटिंग लाइन कैलकुलेट करता है। ओके, देन हमारे पास हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू np डॉट अरे 1 2 3 4 5 डॉट रीशेप, सही है। और फिर y इक्वल्स टू np डॉट अरे 10 20 30 40 एंड 50। अच्छा, कमेंट ये जहाँ जहाँ आपने देखना है, जहाँ जहाँ हैश साइन इंक्लूड है, ये सिर्फ आपके कमेंट्स के लिए है। ओके, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कोड हमारा ये है जो हैश साइन के बगैर है। ओके, अब देखें यहाँ पे ना हम जो है वो अपना डेटा सेट डिफाइन करते हैं। x रिप्रेजेंट करता है ऑवर स्टडीज और y रिप्रेजेंट करता है मार्क्स ऑब्टेन। ओके, तो हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ पे साथ में मेंशन भी है इनपुट और स्टडीज एंड आउटपुट मार्क्स ऑब्टेन। अब यहाँ पे हमारे पास जो 5 डेटा पॉइंट्स हैं वो ये हैं 120 220 110 220 330 440 एंड 550। और जो लिखा है ना रीशेप -11, इसका रीज़न ये है कि sklearn को 2D यानी 2 डायमेंशनल इनपुट चाहिए होती है। यानी हर वैल्यू को एक रो की फॉर्म में यानी होनी चाहिए ताकि उसको बिल्कुल सही से समझ आ सके। ओके, अब हमारे पास है मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट एक्स वाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। आप सोचें कि एक जो है ना हाली कैलकुलेटर कोई है, ठीक है, जो डेटा देखने के बाद ऑटोमेटिकली स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल देगा। फिलहाल ये ब्लैंक है, अभी ना इसको हमने ट्रेन करना है। अब जो लिखा है ना मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, अब हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा देते हैं। फिट का मतलब होता है डेटा के पैटर्न को सीखना, यानी मॉडल हर पॉइंट एक्स वाई देख के ये निकालता है कि लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होनी चाहिए ताकि सबसे एक्यूरेट लाइन बन सके। मैथमेटिकली लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी लाइन ढूंढता है जहां हर पॉइंट से डिस्टेंस सबसे कम हो, यानी एरर सबसे कम हो। सही है। सो बेसिकली सिंपल मैथ लॉजिक है। लाइन का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। मॉडल में m और b जो है वैल्यूज फाइंड करता है जहां प्रिडिक्शन और एक्चुअल मार्क्स के बीच डिफरेंस मिनिमम हो। ओके, देन हमारे पास है स्टेप 3 में y अंडरस्कोर pred यानी कि प्रिडिक्ट इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x। अब हम मॉडल से कहते हैं कि यही x वैल्यूज देखकर प्रिडिक्टेड मार्क्स बताए, यानी मॉडल ने अब सीख लिया कि रिलेशन क्या है। तो अब वो बताएगा कि हर स्टडी आवर में एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होंगे। अगर डेटा परफेक्ट लीनियर है तो प्रिडिक्टेड मार्क्स जो है वो सेम होंगे जैसे कि एक्चुअल मार्क्स थे। अगर स्लोप m इक्वल्स टू 10 है और इंटरसेप्ट b इक्वल्स टू 0 तो x जो है वो 3, यानी उसके लिए प्रिडिक्शन होगी 10 इंटू 3 प्लस 0, यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास 30। अब हम जो है सॉरी स्टेप 4 में अगर हम जाएं, यहाँ पे जो लिखा है ना plt डॉट स्कैटर एक्स वाई कलर ब्लू plt डॉट डॉट एक्स वाई प्रिडिक्ट कलर रेड, यहाँ पे साथ में मेंशन है कमेंट्स में प्लॉट रियल डेटा पॉइंट्स इन ब्लू, यानी कि जो रियल डेटा पॉइंट्स है उनको हमने ब्लू में पॉइंट कर देना है। ये जो प्लॉट plt डॉट स्कैटर एक्स वाई है ये रियल डेटा पॉइंट शो करता है, यानी स्टूडेंट के असल मार्क्स। plt डॉट प्लॉट एक्स वाई प्रिडिक्ट ये रेड कलर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा जो प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बताती है।
टाइटल और लेबल्स लगाने से ग्राफ समझना आसान हो जाता है, ठीक है, साथ में टाइटल और लेबल मेंशन कर दिए। एक्स एक्सिस पे ओवर स्टडीड और वाई एक्सिस पे मार्क्स ऑब्टेन्ड। पीएलटी डॉट जो है ना आपके पास यहाँ पे सिंपल पीएलटी प्लॉट के लिए है, ठीक है। पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो से हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जो फाइनल ग्राफ है वो आपको नजर आ जाएगा, सही है। अब होता क्या है, आउटपुट हमारे पास अगर हम उसको देखें तो आपको समझ आएगी कि क्या हम किस कोड की बात कर रहे थे और हमें किस तरह की आउटपुट शो हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हमारा कोड एक स्कैटर प्लॉट और एक रेड लाइन दिखा रहा है, स्कैटर प्लॉट स्कैटर प्लॉट के पॉइंट स्टूडेंट के एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास अभी तो चूंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन अगर आप कोड को रन करें आपको जो है वो रेड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो लीनियर रिग्रेशन ने फिट किया वो शो होगी, क्योंकि डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। 1 ओवर 1 ओवर तो 10 मार्क्स आ गए, 2 ओवर्स पे आपके पास आ गए 20 मार्क्स, 3 ओवर्स पे आपके पास आ गए 30। अभी यहाँ पे ना हम उससे कम मार्क्स का भी लगा सकते हैं आइडिया कि कितने आएंगे, सही है। तो यानी कि रिलेशन 100% लीनियर है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि ये हर एक्स्ट्रा ओवर पढ़ने से जो है ना स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, ओके। अभी हम इसको ना एक कंसेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन को हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया। लीनियर रिग्रेशन तब यूज़ होता है जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन समझना हो। यहाँ हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा 1 घंटे पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स कितने बढ़ेंगे। इस केस में रिलेशन इतना सिंपल है कि एक स्ट्रेट लाइन ही इनफ है। अगर हम इस मॉडल से 6 घंटे की प्रिडिक्शन करें, यानी कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट 6, तो मॉडल आउटपुट करेगा 60 मार्क्स, यानी 6 घंटे पढ़ने से 60 नंबर मिलने का एस्टिमेट है। इसी को हम प्रिडिक्शन कहते हैं, ओके। इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया, इसके अलावा इसका यूज़ और भी बहुत सही जगहों पे है, ठीक है। हर सिचुएशन में डेटा परफेक्ट लीनियर नहीं होता, कभी कभी रियल वर्ल्ड में कुछ चैलेंजेस आते हैं, आउटलेयर्स। यानी अगर कोई स्टूडेंट 5 घंटे पढ़े लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स ले आए तो वो पॉइंट लाइन से दूर होगा और लाइन का स्लोप जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नॉन लीनियर रिलेशन, कुछ चीज़ों में रिलेशन कर्व की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे पहले फ्यू आवर ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बाद के कम। उसके अलावा कोरिलेशन और कॉजेशन का आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। सिर्फ रिलेशन मिलने ये प्रूव नहीं करता कि ज़्यादा पढ़ना ही मार्क्स का काज है। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फोकस, स्लीप, हेल्थ, ओके। और ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग भी हो सकती है। अब देखिए, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की बात जो है, अगर डेटा बहुत छोटा हो या नॉइजी हो तो मॉडल या तो एक्स्ट्रा फिट हो जाता है, यानी जिसको कहते हैं ओवर फिट, या फिर बिल्कुल पैटर्न नहीं जो है ना वो कैच कर पाता, जिसको अंडर फिटिंग कहते हैं, ओके। सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।